हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर तक हम ये देख लिए थे कि इसके लिए हमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट यानी जेनेटिक्स में हम कौन कौन सा टर्म यूज़ करने वाले हैं, उस सबको अच्छे से हमने सीख लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम मेंडलिज्म की बात करेंगे। यानी मेंडल जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जो इस जेनेटिक लेवल पे सबसे पहले बात किए थे और वो किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ेंगे और उनका जो प्रिंसिपल जो था, रूल जो था, लॉ जो था, उस सब के बारे में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम देते हैं मेंडलिज्म। यानी हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेंडल के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, मेंडल के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इस सब को हम मेंडलिज्म के अंदर रखते हैं। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंडलिज्म क्या है, तो देखिएगा मेंडलिज्म नाम में ही काम यहाँ पे है। यानी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसका स्टडी करना, उसको फॉलो करना, वही क्या कहलाएगा, मेंडलिज्म कहलाएगा। कहीं से कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। जरा देखिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक एंड, जरा देखिए यहाँ से वो किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, है ना, प्रोसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल आर नोन एज मेंडलिज्म। यानी हम कुल मिलाकर के यहाँ से बात करेंगे मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स पे किए थे, डिस्कवरी किए थे, उसका किस तरह से हम देखेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो लॉ जो दिए, मैकेनिज्म जो दिए, ये क्या सब दिए, उस सब का स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, मेंडलिज्म। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, जरा देखिए, वो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन देखे थे, मैकेनिज्म के बारे में बताए थे और हेरिडिटी क्या होता है, इस सब के लिए वो कुछ प्रिंसिपल भी दिए थे जिसको हम लॉ बोलेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। ये किसी काम का नहीं है, लिख लीजिएगा, केवल मेंडलिज्म को दिखा रहा है बस। लेकिन अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो बड़े ही काम का है। देखिए, मेंडल की बात करें तो मेंडल एक ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था और हम बात करते हैं उनका जन्म 1822 में हुआ था, जुलाई में, और यहाँ उनका डेथ हुआ था 1884 में। यानी हम बात करें, ये मेंडल काफ़ी कम समय तक जिंदा रहे थे। उनको एक गैस्ट्रिक से मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो मर गए थे। यानी हम बात करें, उनका बस 62 साल का जीवन उनका रहा, 62 ईयर्स के एज में वो मर गया था और साथ ही साथ वो गिरजाघर में फादर का काम करते थे। ये हो गया। फिर देखिए, उनका एक्सपेरिमेंट की बात करें, यहाँ से ये उनका जन्म मृत्यु कोई काम का नहीं है, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट बड़े काम का है। देखिएगा, मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट जो किए थे उनका टोटल 7 साल का एक्सपेरिमेंट था, 7 ईयर। यानी 1856 से लेकर के 1863 तक। यानी हम बात करें, ये 7 साल एक्सपेरिमेंट किए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आप हमें ये बताइए मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितने ईयर के लिए था और कहाँ से कब तक। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 साल के लिए था और एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर के 1863 तक हुआ था। दूसरी बात करें, ये जब एक्सपेरिमेंट का टाइम हम देख लिए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो कोई ना कोई अपना ऑर्गेनिज्म चुने होंगे, कुछ ना कुछ तो चुने होंगे ना। तो मेंडल जो अपना हेरिडिटी का जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया करते थे, वो किया करते थे पी प्लांट पे। और पी की बात करें, गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नाम पाइसम स्टाइव हम देते हैं। जरा देखिए, पी की हम बात कर लें। अब जरा देखिए, यहाँ से हम पी की बात करें तो पी 3 तरह का होता है। एक होता है स्वीट पी, एक होता है, देखिए जरा, एक होगा स्वीट पी होता है, एक होता है वाइल्ड पी और एक होता है गार्डन पी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करते थे, ना ही स्वीट पे ना ही वाइल्ड पे, ये एक्सपेरिमेंट किस पे करते थे, ये एक्सपेरिमेंट करते थे गार्डन पी पे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से आपसे पूछेगा, देखिए इस लाइन से यहाँ तक में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है, इससे 2 क्वेश्चन बने। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितने ईयर के लिए था, 3 ईयर के लिए। दूसरा क्वेश्चन कब से कब तक, 1856 से लेकर के 1863 तक, और किस प्लांट पे किए थे, तो वो किए थे पी पे। उससे अच्छा कहना होगा तो आप कहिएगा गार्डन पी, और यदि साइंटिफिक नेम के ऑप्शन में आपको दिया है तो चुनेंगे आप पाइसम स्टाइवम। ये पॉइंट आपको हम समझा दिए। देन अब अगला चलते हैं
अब देखिए जैसे हम बात करें मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया, जैसे सिंगर्स लोग अपना गाना लिखते हैं तो उसको किसी न किसी चैनल के माध्यम से एक्सपोज करते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ताकि लोग उन्हें जाने और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। उसी तरह से साइंटिस्ट लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराते हैं। जैसे गीतकार हो या कवि हो, वो अपना रचना जो होता है डिस्क्रिप्शन वो पब्लिश करवाता है किसी न किसी अखबार के माध्यम से या कुछ भी हो। उसी तरह से ही जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश हुआ था 1865 में। जरा देखिए यहाँ तक वो 1863 तक वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1865 में वो उसको क्या करवाए, पब्लिश हुआ उनका। और पब्लिश जिसमें हुआ था उसका नाम था नेचर ऑफ एस्केडर, है ना, वेर्नन नाम था। और हम बात करें इसके बाद ये भी पूछ सकता है यहाँ से, जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको किसमें पब्लिश किया गया था, तो साइंस जर्नल का एक पत्रिका आता था जिसका नाम था नेचर ऑफ एस्केडर वेर्नी पे, क्लियर क्या, और ये आया था 1865 में। देन अब चलते हैं यहाँ से अगला पॉइंट देखते हैं, जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद हम उसका जैसे बात करें, एक हिंदुस्तान टाइम्स एक पेपर का नाम है, उसमें बेगूसराय की खबर एक स्पेशल है, और उसमें भी किस नाम से वो फेमस हुए थे, तो उनका जो ये पेपर था, जो पेपर जो था उसमें जो ये निकला था, उनका जो पब्लिश हुआ था एक्सपेरिमेंट, वो था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। फिर चलते हैं यहाँ से, ये पॉइंट अपने लिए काम का नहीं है, मेन पॉइंट ये है जो मेंडल का रिजल्ट किस पत्रिका में पब्लिश्ड हुआ था। अब चलते हैं मेंडल की बात करते हैं। मेंडल की मृत्यु 1884 में हो गई थी, यानी उनका डेथ जो है ना 1884 में हो गई थी, और मरने से पहले उनको किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया गया, उनको अपने काम के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया गया, ना ही उनको क्रेडिट भी गया इस काम के लिए। जरा देखिए एक चीज़, आज से आप लगभग 100-125 साल पहले जाइए, तो क्या अभी जितना न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, इस सब के थ्रू हम देखें तो कुछ भी समाचार को फैलाना आसान हो गया है, बिल्कुल आसान है, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। इसके पीछे ये कारण थे कि उस समय इतना ज़्यादा मैगजीन्स नहीं थी, रेडियो, टेलीविज़न, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडियाज़, इंटरनेट, ये सब बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण उनका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए उनको क्रेडिट भी नहीं गया। यानी हम बात करते हैं उनकी जो मेंडल जो डेथ किए थे, मेंडल मर गया बेचारा 1884 में बिना किसी क्रेडिट के, क्लियर है क्या। देन अब देखिएगा, जैसे हम बात करें वो 1884 में मर गए, फिर जाके 1900 में उनके एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराने के लिए 16 साल के बाद, यानी 1900 में फिर वो रीडिस्कवरी स्टार्ट हुई थी 1900 में, और रीडिस्कवरी किए थे 3 अलग अलग देश के 3 अलग अलग साइंटिस्ट। जरा देखिए ये दोनों पॉइंट बड़े काम का है। अब देखिए मेंडल का डेथ कब हुआ था, 1884 में, और उनके डेथ के बाद हम बात करें, उनके डेथ के 16 साल के बाद 1900 ईयर में उनका रीडिस्कवरी होना स्टार्ट किया, और रीडिस्कवर करना स्टार्ट किए वो 3 देश के अलग अलग साइंटिस्ट ने। अब देखिए जैसे हम बात करें, हम इंडिया से हैं, कोई फ्रांस से है, कोई जर्मनी से। अब देखो तीनों देश के जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसी के रिगार्डिंग, लेकिन तीनों का रिजल्ट देखा गया बाद में तो बिल्कुल मेंडल जैसा मिला। इसका मतलब साइंटिस्ट तीनों सोचा, साला हम इतना अब हम एक्सपेरिमेंट करके तब पता कर रहे हैं, और आज से 20 साल 16 साल 20 साल पहले ये मेंडल कह के चला गया। तो देखिए यहाँ से रीडिस्कवरी जो हुआ था मेंडल के मरने के 16 साल के बाद, और वो था 1900 में। अब देखिए 3 अलग अलग देश के 3 अलग अलग साइंटिस्ट, ये पूछता है कौन कौन सा साइंटिस्ट था, वो कौन सा ईयर था जब उनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया था। तो रीडिस्कवर किया गया था 1900 में, और रीडिस्कवर के लिए 3 अलग अलग देश के साइंटिस्ट आए। जरा देखिए, एक था जर्मनी का, एक था हॉलैंड का, और एक था ऑस्ट्रेलिया का। हम बात करें ना, ये जो मेंडल था ये भी ऑस्ट्रिया का था। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं
यहाँ से मेंडल की जो रिडिस्कवरी हुई, रिडिस्कवर होना स्टार्ट हुआ, इसके लिए तीन अलग अलग देश के तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक थे जर्मनी से, हॉलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। आपको पूछ लेगा जर्मनी से कौन थे, तो याद रखना है कार्ल कॉरेंस, यानी आपको यहाँ से कार्ल कॉरेंस को केवल आपको कॉरेंस ध्यान रखना है। जरा देखिए, कॉरेंस जो था ये जर्मनी का था और ये एक्सपेरिमेंट करता था मेज प्लांट पे। फिर जाके ह्यूगो ड्रेविस, देखिए ह्यूगो ड्रेविस ये था हॉलैंड का और ये एक्सपेरिमेंट करता था प्रिमरोज पे। और फिर यहाँ से टी सैमॉक था, ये ऑस्ट्रेलिया का था और एक्सपेरिमेंट करता था डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स पे। जरा एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से मेंडल का जो रीडिस्कवरी हुआ था 1900 में, और 1900 में इसको रीडिस्कवर करने के लिए, यानी हम बात करते हैं ये तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे एक दूसरे से, तीनों में कोई रिलेशन नहीं था, तीनों अलग अलग देश के थे, किसी से कोई जान पहचान नहीं था। और जिसमें था एक कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी का था और वो एक्सपेरिमेंट करता था मेज पे। दूसरा था ह्यूगो ड्रेविस, ये था अपना हॉलैंड का और एक्सपेरिमेंट करता था प्रिमरोज पे। और एक था टी सैमॉक और ये था अपना ऑस्ट्रेलिया का और एक्सपेरिमेंट जो करता था ये डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट पे। ये सारा एक्सपेरिमेंट करता था और तब जाकर के इस तीनों साइंटिस्ट को, अब देखिए कोई भी चीज आप यदि क्या करते हैं उसको मतलब खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो उसके बाद आपको अपने नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल लेने के लिए अमेरिका या कोई देश कंट्री में जाना पड़ता है, वहाँ अपना एक्सपेरिमेंट फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद वो चेक किया जाता है जो आपसे पहले किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में तो बताया नहीं है, तब जाकर के आपको मिलता है अप्रूवल। इसी तरह से ये तीनों साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के अप्रूवल लेने गए, तो वहाँ के लोग जब देखे तो पता चला इस तीनों का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिमिलर है और इस तीनों के एक्सपेरिमेंट के जैसा आज से 16 साल पहले, यानी हम बात करें 1865 में, ये जो मेंडल था वो इसी चीज को कह दिया था। तो ये तीनों साइंटिस्ट सबको समझ में आया भाई ये तो हमसे ज्यादा सुपीरियर है मेंडल, जो हम जो कह रहे हैं उससे 16 साल पहले वो कह के निकल गया, इसका मतलब मेंडल को उसका क्रेडिट जाना चाहिए। तब इसी तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के मेंडल को इस जेनेटिक्स के बारे में क्रेडिट दिलाया गया और तब से फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहे जाने लगे। तो चलिए यहाँ तक आपको हम बताया है, अब इससे आपको हम आगे बताते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक करके इसको इजीली यहाँ से रीड कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए ये आपका किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये और ये सब। देखिए आपको फिर से एक बार सारे क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितने ईयर के लिए था, तो 7 ईयर के लिए। कब से कब तक, तो 1856 से लेकर के 1863 तक। फिर आपसे पूछा जाएगा मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, तो पी पे, पी में भी कौन सा पी था, गार्डन पी, साइंटिफिक नाम क्या था, पाइसम स्टाइवम। फिर जाके पूछेगा मेंडल का जन्म कितने में हुआ था, तो 1822 में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। मरे थे कब, 1884 में। फिर जाके पूछेगा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश कब हुआ था, 1865 में। इसके बाद ये जो है ना ये सब नहीं पूछता है किस में, मैगजीन्स वगैरह। फिर जाके ये पूछ लेगा जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट जो पब्लिश हुआ था वो किस टाइटल से हुआ था, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। फिर आपको पूछा जाएगा जो मेंडल की रिडिस्कवरी कितने में हुई थी, 1900 में, और कौन कौन से साइंटिस्ट रिडिस्कवरी के लिए काम आए थे, तो 3 साइंटिस्ट था जो तीनों अलग अलग देश का था। एक था कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी का था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था मेज पे। दूसरा था ह्यूगो ड्रेविस, ये था हॉलैंड का और एक्सपेरिमेंट करता था प्राइमरोज पे। फिर जाके एक था टी सैमॉक था और ये था अपना ऑस्ट्रेलिया का और एक्सपेरिमेंट किया करता था डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स पे। और तीनों का सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसके जैसा मिला था, मेंडल के जैसा। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए एक चीज और बता रहे हैं कार्ल कॉरेंस के लिए। ये जो कार्ल कॉरेंस थे ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। वैसे तो कार्ल कॉरेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेज प्लांट पे, लेकिन उनको ये पता चला कि मेंडल का जो पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल मेरे जैसा मिल रहा है, यानी मेंडल जो कर चुका था वो हम बाद में कर रहे हैं। तब जाके कार्ल कॉरेंस उस मेंडल का जो पब्लिश हुआ था बुक, उसको वो फिर से देखा और रिडिस्कवर करके वहाँ से वो 2 रूल दिए, यानी मेंडल का जो रूल आया
वो था रूल मेंडल का, लेकिन उसको एक्सपोज कौन किया था, यानी उसको प्रकाशित कौन किया था, ज़्यादा फैलाया कौन था, कार्ल कॉरेंस। यानी कार्ल कॉरेंस के द्वारा मेंडल के दो रूल को और ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिली, और वो दो रूल नाम से फेमस हुआ, लॉ ऑफ मेंडलिज्म, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। हम देखें ये लॉ ऑफ मेंडलिज्म, इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, ये वर्ड दिया हुआ था, ये जो कंसेप्ट दिया था मेंडल का, लेकिन दिया था कौन, कार्ल कॉरेंस था। अब देखिए इसमें से दो लॉ जिसको हमें आगे चल करके काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी वाइडली पढ़ना है, जिसमें पहला लॉ जो था, फर्स्ट लॉ जो था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी हम इस बात की थोड़ी सी बात कर लें। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग होना, है ना। फिर देखिए दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्वेंट, यानी दो लॉ आपको आगे पढ़ना है ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब जरा देखिए यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं। मेंडल, ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है, चाहे सीबीएसई हो या बीएसई भी हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा वाइडली फैला नहीं, ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। तो ज़्यादा ये जरा सोचिए, उसका पब्लिश कब हुआ था मेंडल का एक्सपेरिमेंट, 1865 में। और जब 1865 में ये पब्लिश हुआ था तो उस समय ज़्यादा जो हम बोले तो कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं थे। इसका मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि उस समय उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप नहीं था, यानी हम बोलें तो वाइडली नॉट पब्लिश्ड। अब ज़रा देखिए क्यों, उस समय इतने मैगजीन्स नहीं थे, इतने सोशल मीडियाज नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, रेडियो नहीं थी, टेलीविज़न नहीं था, ये सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था जो मेंडल फैक्टर जिस चीज़ को कह रहा था वो बाद में आकर के जी नहीं था, लेकिन उस समय के साइंटिस्ट को ये नहीं भाया कि ये फैक्टर क्या होता है, और उस फैक्टर को मेंडल सही से साइंटिस्टों को समझा नहीं पाए थे। ये दूसरा कारण था, जो उसका कंसेप्ट था फैक्टर, वो फैक्टर उस समय के साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी सूट नहीं किया। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था, मेंडल इस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकली कैलकुलेशन का यूज़ किया था, ये भी उस समय के साइंटिस्ट को नहीं भाया। यानी ये सबसे तीन फैक्टर था जिसके कारण मेंडल का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इसके पीछे कितने कारण थे, मेन तीन। सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरा फैक्टर यानी फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ किया था। यानी हम बोले तो मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेनन इज टोटली न्यू फॉर एंड अनएक्सपेक्टेड। यानी हम बात करें ये साइंटिस्ट को बिल्कुल नहीं भाया। तो ये तीन सबसे बड़ा फैक्टर था जिसके कारण मेंडल का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। चलिए एक चीज़ और आगे अब हम आपको बताएंगे। अब सोच लीजिए उस समय पर केवल मेंडल ही तो नहीं था जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जेनेटिक्स पे, इनहेरिटेंस पे, इंडिपेंडेंट पे कई सारे साइंटिस्ट थे जो अलग अलग चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन और सबका तो सक्सेस नहीं हुआ। मेंडल का सक्सेस क्यों हो गया, इसके पीछे हम बात करेंगे। यानी मेंडल के ये जो जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट थे उसके सक्सेस होने के पीछे क्या क्या रीज़न है वो हम देखेंगे, वो भी बोर्ड के लिए साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, फिर हम आपको अगला कंसेप्ट बताते हैं। अब देखिए हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल जो इतना सक्सेस हुआ था, मेंडल के सक्सेस होने के पीछे वो क्या क्या रीज़न थे। अब सोचिए उस टाइम तो केवल मेंडल ही तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट वगैरह, लेकिन मेंडल ही इतना सक्सेस क्यों हुआ। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, ज़रा देखिए। मेंडल वो सारे प्लांट को एब्जॉर्ब किया, यानी मेंडल का एक सोचिए भविष्य की बात करें, यानी हम बात करें मेंडल का लक साथ दिया कि वो एक ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें कैरेक्टर कम था। आइए हम देखते हैं मेंडल जो स्टडी करता था, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया
उसका एक लक्ष्य समझिए जिसमें हम देखें जो है ना कम कैरेक्टर थे, और साथ ही साथ मेंडल जो एक बार में एक्सपेरिमेंट करता था केवल एक या दो कैरेक्टर को लेकर के, जैसे मेंडल के 7 कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, 7 कैरेक्टर जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो 7 के 7 एक ही बार नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे। यदि वो हाइट को एब्जॉर्ब करता तो केवल हाइट पे ही बात करता, वो कलर पे ध्यान नहीं देता। यदि वो कलर को देखता तो वो फ्लावर किस तरह के हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देता। सीड पे एक्सपेरिमेंट करता तो फ्रूट को नहीं देखता कैसा हो रहा था। यानी मेंडल के सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ी राज ये थी कि मेंडल जो एक टाइम में एक्सपेरिमेंट करता था एक या दो कैरेक्टर को लेकर के। यानी हम बात करें मेंडल जो एक्सपेरिमेंट करता था वन टाइम, वो करता था 1 और 2 कैरेक्टर को लेकर के। क्लियर है क्या? फिर बात करें मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट चुना था, वो प्लांट तो पी प्लांट था। अब वो पी प्लांट को चुनने से मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या फायदा हुआ और क्यों पी प्लांट को चुना? वो क्यों ना आम का प्लांट चुन लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए? वो क्यों ना मक्के का प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया? पी ही क्यों चुना? इसके पीछे की कहानी बताते हैं। सबसे पहले देखिए, पी जो है एक एनुअल प्लांट है और साथ ही साथ उसकी लाइफ साइकिल कम होती है। पी साल में एक बार प्लांट उगाया जाता है और उसका लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने में होता है। इसका मतलब मेंडल ये सोचा, भैया हमको साल में 2 से 3 महीने ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। यानी सबसे पहला था जो पी प्लांट का जो सिलेक्शन इसलिए किया था क्योंकि उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल था 2 से 3 महीने का, और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आराम से वो एनालाइज्ड कर सकता था छोटे टाइम पीरियड में। ये आपको समझ में आएगा? यानी मेंडल जो पी प्लांट चुना था इसके पीछे ये रीजन था कि मेंडल का लाइफ साइकिल कम था 2 से 3 महीने में, और इजीली वो काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट कर सकता था और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पे वो स्टडी कर सकता था। पहला पॉइंट ये आपको बता दिए। फिर आपको दूसरा बताए, पी प्लांट को कल्टीवेट करना ईजी था, यानी उसको ईजिली हम कल्टीवेट कर सकते थे। जरा देखिए, ये भी पॉइंट मिल गया। तीसरी बात करें, जो पी प्लांट जो था उस पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता था, जिसके कारण प्योर प्लांट आसानी पूर्वक उसको मिल जाता था, और जब उसको क्रॉस करना होता तो वो क्रॉस आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन कर लेता। यानी हम बात करते हैं यहाँ से, नेचुरली जो प्लांट में होता था पी में, वो होता था सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके कारण प्लांट की प्योरिटी उसको ईजिली आ जाती थी, और जब उसे क्रॉस करना होता तो क्रॉस आराम से कर सकता था। फिर बात करें, उसके बाद मेंडल खास करके वैसे कैरेक्टर को लिया जिसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मिलते थे। जैसे एक ट्रेट, जैसे हम एक कैरेक्टर लिए प्लांट का हाइट, तो प्लांट के हाइट के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुए, या तो प्लांट लंबा होगा या तो प्लांट बौना होगा। यानी मेंडल एक्सपेरिमेंट उसी सारे कैरेक्टर पे किया था जिसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, अपोजिट लक्षण थे, विपरीत गुण थे, जैसे गोरा काला, लंबा बौना, गोरा काला, इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो किया। अब जरा देखिए, यहाँ से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे टॉल ड्वार्फ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुआ, फिर जाके कॉन्स्ट्रिक्टेड और फुला हुआ, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुआ। वाइट येलो, वायलेट और येलो, ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुआ। इस सब के लिए एक्सपेरिमेंट वो यहाँ से किए थे। जरा देखिए, ये भी आपको हम बता दिए। फिर बात करें, पी का प्लांट का सीड जो थोड़ा लार्ज था, जिससे उसको कैलकुलेट करना इजी था। यानी उसके बाद हम देखें, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया करता था वो क्वालिटी का एक्सपेरिमेंट करता था, क्वांटिटी के बेस पे। इसका मतलब क्वांटिटी जैसे ही आया सर, वो सांख्यिकी का यूज़ किया था। सांख्यिकी का मतलब इंग्लिश नाम क्या देते हैं, एस्थेटिक्स का यूज़ किया था। और साथ ही साथ हम देखे थे मेंडल का इनहेरिटेंस जो है ज़्यादा सक्सेस हुआ, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव वैल्यू लेता था। किसके बेस पे, क्वालिटेटिव का। यानी हम बोले तो वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट किया था क्वांटिटी के बेस पे। इस सारे कारण से वो सक्सेस हुआ था। रीजन का ये जो रीजन हुआ, जो मेंडल के सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं।
मेंडल एक टाइम में एक या दो ट्रेट पे या एक से दो कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। दूसरा जो मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था ये बड़ा यूनिक रहा उसके लिए। क्यों रहा? क्योंकि मेंडल का लाइफ इसका पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत ही कम था, 2 से 3 महीने का, और कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पे मतलब वो अपना शॉर्ट टाइम पीरियड में ही ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर लेता था। दूसरी बात करें, ये जो मेंडल पी प्लांट लिया था उसमें भी ऐसे कैरेक्टर को पहचाना जिसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था। फिर बोले तो ये पी प्लांट जो था उसमें नेचुरली तो सेल्फ होता था, लेकिन वो चाह के आराम से क्रॉस भी करवा सकता था। दूसरा, पी प्लांट को इजी मतलब कल्टीवेट करना बिल्कुल इजी था, और साथ ही साथ पी का जो सीड था लार्ज था, जिसके लिए वो आसानी से उसके शेप, कलर, गिनती आराम से वो कर सकता था। फिर देखें, ये मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट किया था क्वांटिटी के बेस पे, और फिर यहाँ से आया जो मेंडल जो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करता था उसका डाटा एनालिसिस ज़रूर करता था, यानी उसको वो एस्थेटिक्स के थ्रू, सांख्यिकी के थ्रू सारणीबद्ध वो लिखता था। तब जाकर के इतनी मेहनत के बाद उसको ये सफलता हाथ लगी थी। तो चलिए अब हम यहाँ से, आप लोग इसको लिखिए, फिर हम आपको आगे यहाँ से बताते हैं। देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको मेंडल जो 7 कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में। आइए कुछ आपको क्लू पॉइंट बताते हैं जो आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले देखिए, एक कैरेक्टर की बात करें, कोई कैरेक्टर है और उसके लिए 2 ट्रेट हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, ट्रेट का मतलब होता है गुण। अब देखें जरा, यहां से हम बात करें, एक कैरेक्टर हम लिए, सबसे पहला हाइट। हाइट का मतलब उसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई या तो प्लांट की काफी अच्छी हो सकती है या छोटी हो सकती है, यानी हाइट तो कैरेक्टर हुआ, और दो इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक टॉल यानी लंबा और दूसरा ड्वार्फ यानी बौना। यानी हम बोले एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट हुए। क्या ये आपको समझ में आया क्या? यानी मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था 7 कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन 7 के लिए वो कितने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, इसका मतलब वो 14 ट्रेट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये आपको शायद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा? तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसी बेस पे हम आपको आगे अभी बता रहे हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए वो 7 कैरेक्टर क्या क्या थे और 14 ट्रेट क्या क्या था, इसकी बात करते हैं। जरा देखिए, एक बगल आपको हम सीरियल नंबर लिखते हैं, दूसरे बगल हम आपको कैरेक्टर लिखते हैं, तीसरा आपको लिखते हैं डोमिनेंट ट्रेट, नहीं तीसरा रखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आपको यहां से बताते हैं डोमिनेंट ट्रेट क्या है वो, और उसके बाद बताएंगे आपको रेसेसिव ट्रेट क्या है। ये सारी चीज क्लियर है क्या? यानी हम यहां से देखिए एक सारणीबद्ध कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। इस टेबल में आपको हम बताएंगे ये जो मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहां से आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसको याद करने के लिए कुछ ऐसा सोचिए, कैरेक्टर आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ चलिए आप लोग घूमने के लिए, और हम जानते ही हैं घूमने में ज़्यादा पसंद हमको आता है प्लांट्स का, यानी जित बॉटेनिकल गार्डन हमें बहुत पसंद है। तो चलिए हम लोग बॉटेनिकल गार्डन आप लोग को घुमाते हैं। सोचिए हम मेरे साथ हैं आप लोग, और हम सबसे पहले किसी बॉटेनिकल गार्डन में गए तो वहाँ का माली वहाँ पे सबसे पहले प्लांट को लगाया था।
तो प्लांट हमने जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कुछ प्लांट लंबा है और कुछ प्लांट छोटा है। अभी उसमें ना ही फ्लावर आए हैं, ना ही फ्रूट आया है, ना ही सीड आया, कुछ भी नहीं आया था। यानी आप सबसे पहले प्लांट को देखेंगे तो आपको हाइट ऑब्जर्व कर पाएंगे। यानी जब हम पहली बार घूमने गए थे तो पता चला हमें हाइट की, तो हम यहाँ से सबसे पहला कैरेक्टर लिए हाइट, सीरियल नंबर 1 हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। यानी प्लांट के हाइट की बात करें और प्लांट के हाइट को आप देखिएगा तो प्लांट के हाइट जो थे, आपको कुछ प्लांट लंबे दिखेंगे और कुछ प्लांट छोटे, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गए और उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो हुआ, एक हुआ टॉल और दूसरा हुआ ड्वार्फ। देखिए टॉल की बात करें, टॉल के लिए यहाँ पे लंबा और ड्वार्फ का मतलब बौना, क्लियर है क्या? और पीछे आपको हम बताए थे जब दूसरा वीडियो लेक्चर अपना जो था जिसमें मेन पॉइंट हम बता रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे डोमिनेंट को दिखाने के लिए हमेशा कैपिटल टी का यूज करेंगे और प्योरिटी होगी होमोजाइगस तो कैपिटल टी और ड्वार्फ को बताने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी का हम यूज किए थे। ये बात आपको याद होगा। फिर चलते हैं यहाँ से। अब सोचिए ये एक बार हम घूम करके चले आए और कुछ दिन के बाद हम घूमने जाएंगे, तो जब एक आध 2 सप्ताह के बाद हम घूमने गए तो पता चला प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया था और प्लांट जब बड़ा हो गया था उसमें फ्लावर आने स्टार्ट होने लगे थे और फ्लावर आने से पहले जो फ्लावर का बर्ड होता था कली, वो आना स्टार्ट हुआ। तो दूसरी बार हमें घूमने जाएंगे तो क्या हमें दिखेगा? पोजीशन ऑफ फ्लावर या फ्लावर पोजीशन। तो जब दूसरी बार गए तो हमें दूसरा कैरेक्टर मिला और दूसरा कैरेक्टर हम देखे उसके अंदर दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। आइए हम 2 डायग्राम बनाते हैं। एक जरा देखिए, ये हम बनाए इस तरह से और दूसरा भी प्लांट बिल्कुल सेम है तो हम इस तरह से बनाए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, एक में फ्लावर केवल टर्मिनल पोजीशन पे है और एक में हर जगह, यहाँ भी फ्लावर, यहाँ भी फ्लावर, यहाँ भी फ्लावर, यहाँ भी फ्लावर। यानी हम बोले तो एक जगह फ्लावर टर्मिनल है और एक जगह कहाँ है? एक्सियल। यानी हम बात करें एक रहा एक्सियल, ये वाला जो फ्लावर था पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये ज़्यादा प्लांट में मिलता था इसलिए इसको डोमिनेंट कह दिए। और ये टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है सबसे लास्ट पॉइंट। जब ये केवल प्लांट के सबसे लास्ट पॉइंट पे होंगे तब इसका नंबर कम मिला और इसका नाम दे दिया हम रेसेसिव। आपको बताए ही थे एक्सपेरिमेंट में जिसका नंबर कम आएगा उसको हम कहेंगे रेसेसिव और जिसका नंबर ज़्यादा आएगा तो डोमिनेंट। यानी हम देखें सबसे पहली बार जब घूमने गए थे तो सारे प्लांट को गिने, उसमें से ज़्यादा प्लांट अपना टॉल था इसलिए टॉल को हम डोमिनेंट कैरेक्टर में रख दिए और ड्वार्फ को हम रेसेसिव कैरेक्टर में रख दिए। जब दूसरी बार घूमने गए तो पता चला उस पी में अब फ्लावर की कलिका आनी स्टार्ट हो गई, बर्ड आना स्टार्ट हो गया और बर्ड का जो पोजीशन था उसको हमने देखा तो अधिकांश प्लांट में पोजीशन जो था वो एक्सियल था यानी साइड में था और कुछ प्लांट जो थे जिसमें टर्मिनल पे था। इसका मतलब दूसरा कैरेक्टर जो हम देखे पोजीशन के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर जो रहा वो एक्सियल रहा और रेसेसिव कैरेक्टर जो रहा वो रहा टर्मिनल। अब जरा देखिए तीसरी बार जब हम घूमने गए तो कलिका 2-3 दिन के बाद गए तो जितनी भी कलियां थी वो कलियां अब बदल गई थी फ्लावर में। तो हम क्या देखेंगे? फ्लावर का कलर देखेंगे। तो हम तीसरी बार देखें तो तीसरा कैरेक्टर हम लिए फ्लावर कलर लिए। और फ्लावर कलर की बात करें, आप यदि देखेंगे फ्लावर का कलर तो आपको पी प्लांट में फ्लावर का कलर जो मिलेगा या तो वायलेट मिलेगा या तो वाइट मिलेगा। तो हम गिनना स्टार्ट किए, यानी जितने भी फ्लावर थे उसमें से 70% फ्लावर जो अपना वायलेट कलर का मिला और 25% क्या मिला? वाइट कलर का। तो डोमिनेंट क्या हो गया? वायलेट और रेसेसिव कौन हुआ? वाइट। यानी हम बोले वायलेट जो था वो ज़्यादा था और वायलेट ज़्यादा होने के कारण डोमिनेंट कैरेक्टर में वायलेट रख लिए और यहाँ से रेसेसिव कलर को हमने वाइट में रख लिया, वाइट को हमने रेसेसिव कलर में रख लिया।
अब जरा सोचिए यहाँ तक आप चले आए हैं, यानी 2 बार आप घूमने, 3 बार घूमने चले गए, अब चौथी बार चलते हैं। अब जरा सोचिए आप चैप्टर पढ़ के आए हैं प्लांट वाला, तो आपको ये पता था, ये पता है जो फ्लावर अब बदलेगा फ्रूट में। तो हम कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं फ्रूट का। अब देखिए यहाँ से फ्रूट जो लिए ना, फ्रूट का 2 कैरेक्टर, जैसे यहाँ से फ्लावर का 2 कैरेक्टर, यहाँ से फ्लावर के लिए कितने कैरेक्टर? अरे भाई बोलो ना बाबू, बोलते रहिए मेरे साथ। फ्लावर का जो कैरेक्टर है वो 2 लिए, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ फ्लावर। इसी तरह से हम अब फ्रूट लेंगे, यानी हम बात करें फ्रूट यानी पॉड, इसके लिए भी हम 2 कैरेक्टर लेंगे, एक 4 और एक 5 नंबर। जरा देखिए यहाँ से सबसे पहले आप फ्लावर को जब कुछ दिन के बाद जाकर के देखिएगा तो वो फ्लावर अब बदलने लगेगा फ्रूट में। तो फ्रूट को हम बोलते हैं पॉड, फ्रूट को हम बोलते हैं पॉड भी अपना बोल देते हैं। तो पॉड में 2 कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टडी किए थे, मेंडल ने स्टडी किया था। एक जो था कलर और दूसरा था उसका शेप। यानी मटर को आप बाजार में देखेंगे तो एक फुला हुआ मटर लंबा लंबा रहता है और एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टेड रहता है, चिपका हुआ रहता है वो। और साथ ही साथ फ्रूट का कलर भी, यानी छिमरी जो होता है मटर का, वो 2 कलर में होता है, एक ग्रीन में और एक येलो में, उसी की बात करने वाले। तो आप देखिएगा तो फ्लावर धीरे धीरे बदल गया था अपना किसमें, फ्रूट में। तो हम देखिए फ्रूट का कलर देखते हैं, यानी पॉड कलर। पॉड कलर की बात करें तो आप जरा मार्केट में देखिएगा तो पॉड कलर आपको अधिकांशतः जो पॉड होंगे, फ्रूट जो होगा मटर का, वो ग्रीन होगा और कम येलो होगा। तो हम देखिए जितना भी देखिए प्लांट, उसमें से मैक्सिमम प्लांट के पॉड जो थे वो ग्रीन थे, इसलिए डोमिनेंट को ग्रीन को डोमिनेंट में रख लिए, और यहाँ से येलो बहुत कम था तो येलो को रेसेसिव में रख लिए। ये तो हम बात करते पॉड का कलर। और पॉड का दूसरा कैरेक्टर लिए शेप, यानी हम बात करें शेप ऑफ पॉड, या फिर हम सीधा कहें तो पॉड शेप। यानी हम बात करें पॉड शेप की बात करें तो पॉड शेप का मतलब क्या, उसके डायग्राम बनाते हैं। जरा देखिए, एक पॉड हम इस तरह से बनाए, आपको इस तरह का पॉड, इस तरह का है ना, और दूसरा पॉड आपको हम बनाए अब जरा देखिए दोनों में फर्क क्या है। ये तो कैसा है, फुल है, फुला हुआ, और ये कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो इसको हमने कहा फुल और इसको कहे कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी पिचका हुआ। तो अभी आप क्या देखिए, जरा देखिए, अभी तक हम 5 कैरेक्टर देख लिए। कैसे? पहली बार गए तो प्लांट का हाइट दिखा, दूसरी बार गए तो फ्लावर का पोजीशन दिखा, तीसरी बार गए तो फ्लावर का कलर देखा, चौथी बार गए तो पॉड का कलर दिखा, 5वीं बार गए तो पॉड का शेप दिखा। अभी तक 5 कैरेक्टर देख लिए। अब जरा देखिए हमने देखा क्या क्या, हाइट, फ्लावर, फ्रूट। अब हम देखते हैं अगली बार गए तो पता चला फ्रूट डेवलप हो गया है, मैच्योर हो गया है, अब उस फ्रूट के अंदर सीड बन गए हैं। तो सीड के लिए भी 2 कैरेक्टर मेंडल लिए थे। यानी हम बात करें ये जो अपना सीड है, सीड के लिए भी 2 कैरेक्टर। हम देखें सीड का एक तो कलर और दूसरी बात करें शेप, यानी सीड शेप एंड सीड कलर। यानी हम बात करें अब छठा और 7वां देखते हैं। छठा हम लेते हैं सीड कलर और 7वां लेते हैं सीड शेप। अब जरा देखें सीड की कलर की बात करें तो आप देखें मार्केट में यदि आप मटर खरीदने जाएं तो पीला वाला मटर का वैल्यू यानी भाव यानी रेट कम होता है और ग्रीन वाले हरे मटर का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी जो सूखा मटर होता है वो भी 2 तरह के कलर में मिलते हैं, एक येलो और दूसरा ग्रीन। तो हम देखें जो येलो कलर जो होता है वो काफ़ी अधिक उपजता है। काफ़ी उपज होने का मतलब क्या, इजीली हो जाता है और उसका नंबर ज़्यादा है येलो वाला, तो रेट अपने आप कम रहेगा, और ग्रीन की उपज कम होगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा। यानी हम बोलें जिसकी उपज ज़्यादा यानी जिसका नंबर ज़्यादा वो डोमिनेंट, और जिसका नंबर कम उसका वो क्या हुआ, रेसेसिव। इसका मतलब सीड का कलर जो है
येलो वाला डोमिनेंट होगा और ग्रीन वाला रेसेसिव होगा। तो हम बात करें सीड कलर जो होंगे, यानी हम बात करें येलो जो है वो डोमिनेंट और ग्रीन जो है ये कैसा होगा, रेसेसिव। जरा देखिए, लेकिन पॉड शेप में उल्टा है, ध्यान रखिएगा ये सारा चीज। अब देखिए यहाँ से आपको हम बताते हैं, अब चलिए यहाँ से सीड का शेप। सीड के शेप भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऐसे फुला हुआ, ऐसे करके फुला हुआ, और एक होता है ऐसे करके चिकटा हुआ। जो फुला हुआ जो होता है इसको बोलते हैं राउंड, और एक होता है रिंकल्ड। यानी हम बोले जो राउंड वाले होते हैं उसका नंबर ज्यादा होता है, इसलिए उसको रखते हैं डोमिनेंट में, और रिंकल्ड वाले का नंबर कम होता है इसलिए उसको रखते हैं रेसेसिव में। इस तरह से आपको ये 7 कैरेक्टर आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है क्या? तो ये 7 कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं इस टेक्निक से आप इसको इजीली याद रख पाएंगे। कैसे? पहली बार घूमने गए तो हाइट दिखा, दूसरी बार फ्लावर का पोजीशन, तीसरी बार फ्लावर का कलर, चौथी बार गए तो फ्लावर का फ्लावर अब फ्रूट में बदल गया था तो फ्रूट का कलर देख लिए, चौथी बार पांचवी मतलब अगली बार जब गए तो फ्लावर का जो पॉड का जो शेप दिख गया, अगली बार गए तो सीड का कलर देखिए, अगली बार गए तो सीड का शेप देख लिए। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर थे। जरा देखिए अब आते हैं पी में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है। ये भी कभी कभार छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम बात करेंगे 7 पेयर। 7 पेयर का मतलब क्या? 14 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। यानी हम देखें तो यहाँ पर पी प्लांट जो थे उसके अंदर 14 क्रोमोसोम थे, यानी 7 पेयर में क्रोमोसोम थे। अब देखिए मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 ही कैरेक्टर पे, तो अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कैरेक्टर कौन कौन सा क्रोमोसोम पर था। तो इसका एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। 1457 की क्रांति 2311 में खत्म हुई। इसका मतलब ये देखिए एक अपना ट्रिक है, ये ट्रिक है 1457 की लड़ाई 2311 में खत्म हुई। इसका मतलब ये हम देखें जो क्रोमोसोम ये दिखा रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, और ये बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। यानी आपसे यहां से पूछा जाए क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने कैरेक्टर? 2, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3, क्रोमोसोम नंबर 5 पे 1, क्रोमोसोम नंबर 7 पे तो 1। यानी ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम बताते हैं ये कौन कौन सा कैरेक्टर किस किस क्रोमोसोम पे है। तो जरा देखिए यहां से आपको हम ये सारा चीज बताते हैं। देखिए यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर 4 है इसके ऊपर मेनली 3 कैरेक्टर रहते हैं। सबसे पहला हाइट की बात कर लेंगे यानी लेंथ की, दूसरा फ्लावर का पोजीशन, और तीसरा पॉड का शेप। यानी हम देखें यहां से पॉड शेप, फ्लावर कलर एंड हाइट की बात करें, ये सारे 4th नंबर क्रोमोसोम पर था। जरा देखिए 4th नंबर क्रोमोसोम। तो आपसे पूछ लेगा आप हमें जरा ये बताइए 4थे नंबर क्रोमोसोम पर क्या है। तो यहाँ स्टार मार्क देकर के लिख सकते हैं 4th क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम, इसके ऊपर कितने कैरेक्टर हैं? यानी हम बोले 3 जीन है, और 3 जीन किसका किसका है? तो हम कहेंगे एक हाइट का यानी लेंथ का, यानी हम बात करें हाइट का, दूसरा हम बात कर ले यहां से फ्लावर कलर का, फ्लावर कलर का, और तीसरा हम बात कर लिए पॉड शेप का। यानी हम देख लिए यानी ये जो क्रोमोसोम नंबर 4 था, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 कैरेक्टर के जीन थे, एक हाइट का, एक फ्लावर के पोजीशन का, और तीसरा पॉड का। देखिए ये हम 4 की बात कर लिए। अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें। तो देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इस पे 2 कैरेक्टर हैं, एक सीड का कलर और दूसरा फ्लावर का कलर। एक मिनट जरा देखिए यहाँ से मिस तो नहीं हुआ है, सॉरी ये फ्लावर का पोजीशन होगा, कहाँ गया? ये था फ्लावर का पोजीशन। यानी हम बात करें यहाँ से 4th नंबर क्रोमोसोम जो था
फोर्थ नंबर जो क्रोमोसोम है उस पे 3 कैरेक्टर, एक हाइट का, एक फ्लावर का पोजीशन और तीसरा पॉड का शेप। अब देखिए यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर हैं, एक सीड का कलर और दूसरा हम बात करें फ्लावर का कलर। यानी यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो कलर के लिए है तो सीड का कलर और फ्लावर का कलर। जरा देखिए, फ्लावर का कलर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट और सीड का कलर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। यानी हम बात करें क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जो होगा ये इसके ऊपर 2 जीन होंगे और ये 2 जीन होंगे कलर के लिए। तो किसका कलर, तो जरा देखिए फ्लावर कलर और साथ ही साथ देख लें सीड कलर। अब जरा देखिए यहां से हम इसकी बात कर लिया और इसकी। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर 5 की बात करें, क्रोमोसोम नंबर 5 की बात करें, इसके पास पॉड का कलर का जीन होता है। जरा देखिए पॉड कलर, इसके पास क्या है, फिफ्थ नंबर क्रोमोसोम के पास एक जीन है। तो हम बात करें पॉड कलर और यहाँ से हम बात करें ये जो 7th नंबर क्रोमोसोम है इसके ऊपर भी एक जीन और ये किसका है, ये रहा अपना सीड के शेप का। यानी हम बात करें सीड शेप। तो देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम कैमरा नीचे करते हैं, हाँ अब आपको दिख जाएगा। जरा देखिए आपको हम देखिए फिर से बताते हैं, आप लोग लिखते भी रहिए। देखिए सबसे पहले आपको हम यहाँ से बताएं लेंथ के लिए, तो लेंथ का जो हाइट का जो जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे होगा। फिर फ्लावर के पोजीशन का, जरा देखिए फ्लावर के पोजीशन का ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे, और पॉड के शेप का जरा देखिए तो पॉड के शेप का क्रोमोसोम नंबर 4 पे होंगे। फिर चलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 जो होगा उस पे 2 जीन, एक कलर ऑफ सीड का, जरा देखिए सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और कलर ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर कलर ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 पे। फिर सीड के शेप की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 7 पे होगा। तो इस तरह से अभी आपको हम ये बताएं जो कौन कौन सा कैरेक्टर आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर देखिए आपको जरा यहाँ से हम बता दें, आपको हम यहाँ से ये बता दें कि ये ट्रिक आपको ध्यान ही रखना है। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था किस तरह से था। तो इसको आप लोग लिखिएगा, एनसीईआरटी से पढ़िएगा। एनसीईआरटी का लगभग 4 पेज हम बताया है और कल का काफ़ी ज़्यादा अगला वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर होगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।